वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस। हमारा आज का विषय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं में हम अच्छा उत्तर कैसे लिखें। अच्छा उत्तर होता क्या है, अच्छे उत्तर की परिभाषा क्या होनी चाहिए। बेसिकली उत्तर तो मुख्य परीक्षा देने वाला हर विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्न करता है, लेकिन चयन कुछ ही लोगों का होता है। चयन के मामले में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मुख्य परीक्षा देते हैं और चयनित नहीं हो पाते, और बहुत सारे लोग होते हैं पहली बार में ही चयनित हो जाते हैं। अगर उनका विश्लेषण किया जाए उनके पढ़ाई पैटर्न का, तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। उसमें जो एक मुख्य बात निकल के सामने आती है वो है आंसर राइटिंग। मुख्य परीक्षा में मेहनत और उत्तर लेखन, इन दोनों में 50, आपकी सफलता में इन दोनों का अनुपात 50-50% का होता है। अच्छा उत्तर कैसा होता है, कैसा दिखता है? अच्छा उत्तर ये कैसा होना चाहिए? हम किसे अच्छा उत्तर कहेंगे? अगर हम अच्छे उत्तर की कुछ कसौटियां तय करें तो सबसे पहले जो पूछा गया वही लिखा गया हो। एग्जामिनर ने परीक्षक में या परीक्षा में जो पूछा गया है, अगर ये पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बताओ, तो हमें कारण ही लिखना है। 1857 का पूरा विवरण अगर हमने लिख दिया है तो ये अच्छा उत्तर नहीं माना जाएगा। तो जो पूछा गया है वही लिखना है। जो पूछा गया है वही लिखा गया है। दूसरा, और क्या विशेषताएं होनी चाहिए अच्छे उत्तर की? प्रवाह। आपका उत्तर अगर एग्जामिनर पढ़ना शुरू करे उसमें एक प्रवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निष्कर्ष आपका बीच में आ गया है, मेन कंटेंट बाद में आ गया है, या हम इस पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से जोड़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारा अगला पैराग्राफ पहले पैराग्राफ के आगे का क्रम है और पहला पैराग्राफ अगले की प्रस्तावना के रूप में है। इस तरह से लगना चाहिए। तीसरा जो चीज होता है, तीसरी विषय वस्तु होती है व्यवस्थित ढंग से लिखना। जैसे अगर आजकल 20 क्वेश्चन आते हैं मुख्य परीक्षा में, 5 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल पेपर में, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3-3 एक उप प्रश्न होते हैं, तो 15 क्वेश्चन लिखना थोड़ा टिपिकल काम होता है। ऐसे में पुराने पैटर्न पे की प्रस्तावना, मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष, इस पैटर्न पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन है। कारण कि अगर हम प्रस्तावना निष्कर्ष में ही 150 शब्द का, मान लिया हमारा जो 8 नंबर का प्रश्न है मुख्य सामान्य अध्ययन का, तो उसमें प्रस्तावना और निष्कर्ष ही 150 वर्ड के हो गए। ऐसे में मुख्य भाग गायब हो जाता है और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो प्रश्न के अनुरूप, अगर इस तरह का प्रश्न है जिसमें तथ्यात्मक मार्क ज्यादा है तो हम सीधे लिख सकते हैं, लेकिन अगर विश्लेषणात्मक है, समीक्षात्मक है, आलोचनात्मक, इस तरह का प्रश्न है तो उसमें थोड़ा सा निष्कर्ष देना जरूरी है। अगर निष्कर्ष 1-2 लाइन का होना नहीं है तो दिक्कत है। वैसे निष्कर्ष 1-2 लाइन लास्ट में दे सकते हैं, और पहला प्रस्तावना एक लाइन या 2 लाइन में शुरुआती आंसर के शुरुआत करने का समय वो हम निष्कर्ष प्रस्तावना के रूप में दे सकते हैं। तीसरा जो भाग है, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा क्या होनी चाहिए? भाषा हम जो मुख्य परीक्षाओं में लिखते हैं वो भाषा ऐसा लगना चाहिए किसी पढ़े लिखे गंभीर व्यक्ति ने लिखा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोकल प्रचलित भाषा लिख रहे हैं,
अरबी फारसी मिलाकर लिख रहे हैं। एक व्यवहारिक और उत्कृष्ट संस्कृतनिष्ठ भाषा होनी चाहिए। संस्कृतनिष्ठ मतलब तत्सम पदावली का उसमें ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोकल जो अपने बोलचाल की भाषा उसमें अगर लिखते हैं ये दिखाने के लिए कि हम बहुत आसान भाषा में लिख देंगे तो परीक्षक खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो परीक्षक होता है वो काफी अच्छे लेवल का जानकार होता है और उसे आपकी भाषा से आपकी गंभीरता का पता लग जाएगा। ऐसे में भाषा जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है, प्रस्तुतिकरण कैसा करें। प्रस्तुतिकरण जो हो, अगर अच्छा आंसर है तो उसमें प्रस्तुतिकरण कैसा हो। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हैंडराइटिंग बहुत खराब है, एग्जामिनर के सिर में सिर दर्द हो रहा है आपकी हैंडराइटिंग पढ़ते हुए, तो एक मार्क्स में आपके चयन में ये बहुत बड़ी बाधा होगी। इसलिए जरूरी है कि हम हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रखें। अच्छी नहीं कर पाए इतनी हो कि पठनीय हो और उसको सुरुचिपूर्ण ढंग से उसमें सजाया गया हो कॉपी में। अगर सुरुचिपूर्ण ढंग से हमने सजाया नहीं है तो फिर बेतरतीब दिखेगा अगर आंसर, तो आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसे में प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण आंसर का, या हम कह सकते हैं कि अगर कॉपी में उसे सजाना है तो अच्छी तरह सजा होना चाहिए आपका आंसर। और पैरा में लिख सकते हैं उसको। पैरा में पैराग्राफ मॉडल जो पहले जैसे पैटर्न है हम विश्वविद्यालय में लिखते आए हैं उस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रश्न के अनुरूप फ्लो चार्ट पॉइंट में इस तरह से अगर लिखें तो वो उसका असर और अच्छा पड़ेगा। अगर हम हर एक क्वेश्चन पैराग्राफ में लिखते हैं, पूछ लिया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए, तो कारण में निश्चित तौर पे कई कारण हैं, एक कारण तो है नहीं। कई कारण में अगर हम उसमें पॉइंट वाइज कर देंगे, पॉइंट में 1 2 3 4 5 डाल देंगे तो इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी, आपका समय बचेगा। उस समय का आप और कठिन प्रश्नों में या 20 प्रश्न करने हैं तो उन 20 प्रश्नों में आप उसका उपयोग कर सकते हैं उस समय का, और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। फ्लो चार्ट बना दें, डायग्राम बना दें। अगर ज्योग्राफिक क्वेश्चन है तो उसमें मैप बना करके कर दें, मैप बनाकर आप उस प्रश्न को समझाने का प्रयास करें। तो इससे हमारा समय तो बचेगा ही, एग्जामिनर को अधिक सिरदर्द नहीं होगा, अधिक उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको अतिरिक्त अंक की संभावना आपके लिए बन जाएगी सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। अब ये तो हुआ कि अच्छा उत्तर दिखना कैसे चाहिए, लगना कैसे चाहिए, पढ़ने में कैसा होना चाहिए। अब अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमें करना क्या है, अच्छे उत्तर के लिए हमें करना क्या है। अच्छा उत्तर तभी आपका बनेगा जब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। उसमें कुछ बातें जैसे पहला है प्रश्न को समझना। अगर हम प्रश्न को समझेंगे नहीं ठीक से तो उसका सटीक उत्तर नहीं लिख पाएंगे। हमें जो आ रहा है वही हम लिख कर चले आएंगे, सोचेंगे कि हमने तो बहुत अच्छा किया है और परिणाम पहले जैसा आएगा। दूसरा, रणनीति। रणनीति में कैसे लिखें। रणनीति में यह होना चाहिए कि उसको प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष, इसको इस पैटर्न पे बांट के लिखें। बांट कर लिखने का ये फायदा है कि हम एक लाइन प्रस्तावना अगर देते हैं और 2 लाइन निष्कर्ष लिखते हैं, बीच में मुख्य भाग लिखते हैं, तो ऐसे में भटकने का चांसेस कम होते हैं। क्योंकि निष्कर्ष जब हम प्रश्न से जोड़ कर लिखेंगे तो ये हमें प्रश्न को जोड़े रखने में सहयोग करेगा। प्रस्तावना अगर है तो प्रस्तावना जोड़े रखने में सहयोग करेगा। तीसरा, प्रस्तुतिकरण। हम प्रश्न को प्रस्तुत कैसे करते हैं, इसको हमने पैरा में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है।
या पॉइंट में लिखा, फ्लो चार्ट बनाया है और वेन डायग्राम बनाया है। मैप बनाया है कि नहीं बनाया है? मैप। इन बिंदुओं को देखते हुए, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न का उत्तर अगर हम लिखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा उत्तर अन्य विद्यार्थियों से या परीक्षक की नजर में एक अच्छे उत्तर की श्रेणी में आ जाएगा। चौथा बिंदु, भाषा। जैसे हमें चर्चा की, भाषा को हमें प्रवाहमयी, प्रांजल और एक कह सकते हैं शुद्ध खड़ी बोली की भाषा का प्रयोग करना। पांचवा जो बिंदु है, शब्द सीमा। शब्द सीमा का हमने पालन किया है कि नहीं किया है? शब्द सीमा का पालन करने के लिए कोई शब्द गिन नहीं पाएगा, लेकिन हम अगर उत्तर लेखन का अभ्यास रेगुलर करते रहे, निरंतर करते रहे, तो हमें अनुमान हो जाएगा कि हमारी हैंड राइटिंग, हम जितना छोटा बड़ा लिखते हैं, एक पेज में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, कितने शब्द आ जाते हैं। अब शब्द सीमा का क्या महत्व है? कई लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा आंसर होगा, जितना ज्यादा हम लिखेंगे, उतने अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ही बुरी रणनीति होगी, क्योंकि ज्यादा लिखने से नुकसान क्या है? ज्यादा लिखने से हम अगले प्रश्न के लिए समय हमें कम मिलेगा, क्योंकि 20 प्रश्न लिखने होते हैं। 20 प्रश्न जीएस में और 5 ही प्रश्न कहने के लिए ऑप्शनल पेपर में है, लेकिन 15 प्रश्न, उनके उप प्रश्नों को मिला के 15 प्रश्न हो जाते हैं। इतने प्रश्नों को लिखने के लिए हम अगर किसी प्रश्न को अधिक अंक देंगे, यहाँ जो छोटे हैं 8 अंक के हैं, यहाँ 15 अंक का है, और यहाँ 15 और जो छोटा क्वेश्चन होता है उसका 10 अंक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर अगर हम अच्छे सारा, हमने बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास किया, पूरी कॉपी भर दी, उसमें बॉर्डर के नीचे भी लिखते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये लेखन आपका, यहाँ जब आप पहले 10 क्वेश्चन क्रॉस करेंगे तो यहाँ आपके लिए ये डिसास्टर होगा, एक आपदा की तरह होगा। आप फिर भाग दौड़ मचाएंगे, दिमाग उलझाएंगे उसको, लेकिन कुछ भी कर करके इन प्रश्न में जो आपको अच्छे से आता है, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। यही इन प्रश्नों के लिए है। अगर ऑप्शनल पेपर हम करते हैं तब भी यही समस्या आती है। शब्द सीमा का पालन इसलिए जरूरी है कि आयोग आपके अनुकूल है, आपको ये मार्ग देता है, आपको एक अच्छा मार्ग बताता है कि आप भटकिए मत। आपको उसमें सीमा दे दी कि यहां पर आप छोटे प्रश्न 8 वाले हैं, 150 वर्ड में अधिकतम लिख दीजिए, 200 वर्ड में लिख दीजिए। यहां भी आप ऐसे कर सकते हैं 250, 250 और 150। लेकिन अगर शब्द सीमा का अतिक्रमण हम करते हैं तो वो 25%, 30% तक पहुंच जाता है वो अतिक्रमण। तब होता यह है कि आपने तो अपने प्रश्न का नुकसान किया है। जिस प्रश्न को आपको 200 वर्ड में, 250 वर्ड में लिखना है, उस प्रश्न को आपने 500 वर्ड में लिख दिया, 400 वर्ड में लिख दिया। एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा कि ये प्रश्न शब्द सीमा को एक्सीड कर रहा है और उसको पढ़ने में उसको अधिक समय लगेगा, इसका इरिटेशन, और दूसरे आपने नियम का उल्लंघन किया है, इसका इरिटेशन। दोनों मिलाकर के आपके अंक कहाँ आएगा? परिणाम उसका आपके कम अंक के रूप में, आपके अंक कटौती के रूप में। उसे किसी को बताना नहीं है। अगर वो बताना चाहे तो बता करके भी अंक काट सकता है, आयोग में ऐसी व्यवस्था है। और अधिकतर एग्जामिनर देखते हैं आपने एक्सीड की है या बहुत कम लिखा है। बहुत कम लिखने का मतलब है कि एग्जामिनर के दिमाग में तुरंत ये बात आएगी कि आपको इस प्रश्न के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में अच्छी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो क्यों पूरे अंक देगा? पूरे अंक मिलने से रहे, वो तुरंत उसके दिमाग में आएगा। आपको अच्छे से भले ही पता हो, लेकिन आपने कम लिखा तो उसमें मार्क्स आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए शब्द सीमा का पालन एक ऑन एवरेज आप अवश्य करिए। इसकी गणना ना आयोग करवाता है, न आप कर सकते हैं परीक्षा हाल में। लेकिन
अनुभवी एग्जामिनर तुरंत ही समझ जाता है कि आपने किस सीमा तक शब्द सीमा का अतिक्रमण किया है। अब आते हैं पहले बिंदु पर, प्रश्न को समझना। अब प्रश्न को समझना कैसे है? बिना प्रश्न को समझे हम बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न को समझना, प्रश्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि उसके लास्ट में कौन सा शब्द दिया हुआ है। जैसे व्याख्या करना, व्याख्या करना है, प्रकाश डालना है, या विवरण देना है, या वर्णन करना है, स्पष्ट करना है। अगर किसी प्रश्न में ये चीजें दी हुई है तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न के बारे में जो भी जानकारी हमें है, सामान्य जानकारी, अच्छी जानकारी, उसको दी हुई शब्द सीमा में लिख देना है। लेकिन अगर विवरण और वर्णन करना है तो यहां पर तथ्य की मात्रा, यहां पर तथ्य आपको थोड़े अधिक देने हैं। अगर व्याख्या करनी है तो सारी जानकारी उस सब प्रश्न संबंधित जो भी पूछा गया है उससे संबंधित जानकारी देनी है। लेकिन यहाँ व्याख्या वाले प्रश्न में थोड़ा सा हमें तार्किक होना पड़ेगा। तार्किक होकर हमें बात कहनी है। तार्किक होकर उस प्रश्न के बारे में हमें सारी बात कहनी है। जैसे 1857 स्वतंत्रता संग्राम पर विस्तृत प्रकाश डालिए। अब विस्तृत प्रकाश डालना है तो उसमें उसके प्रारंभ होने के कारण, उसकी असफलता के कारण क्या क्या परेशानियां आई, नेतृत्व की स्थिति क्या थी, मतलब इस बहुत सारी चीजें उसमें आप दे सकते हैं। अगर आ गया कि अगर प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करिए, वर्णन आप उसी तरह से वर्णन कर सकते हैं, बस थोड़े से तथ्य की मात्रा आपको बढ़ानी है। ये स्पष्ट हो गया कि व्याख्या, प्रकाश डालना, विवरण देना, वर्णन करना, स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण देना, इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या करना है। प्रश्न संबंधित समस्त जानकारी जो हमारे पास है, उसके सामान्य जानकारी जो भी आपके पास है वो आप प्रश्न में लिख सकते हैं। इसमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न के बारे में आपको आना आवश्यक है। दूसरा होता है आलोचना, समालोचना, समीक्षा, परीक्षा, गुण दोष विवेचन, गुण दोष बताना, गुण दोष बताइए। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो स्पष्ट है आलोचना से क्या मतलब है। आलोचना मतलब आलोचना करना। आलोचना अगर किसी प्रश्न में आ गया, किसकी आलोचना करिए, आलोचना में हमें स्पष्ट रूप से आलोचना ही करनी है। लेकिन ऐसा नहीं केवल आलोचना करनी है, उसमें उसके पॉजिटिव पक्ष को, धनात्मक पक्ष को, उसके अच्छे गुण को भी, दोष के साथ गुण को भी बताना है। लेकिन आलोचना में जो गुण दोष का अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 70% जो है इसमें दोष होना चाहिए और 30% गुण। अगर ये इसका अनुपात हम व्यवस्थित कर ले जाते हैं तो ये एक अच्छा आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर समालोचना है, समीक्षा है, परीक्षा है, गुण दोष बताना है, तो इन सब प्रश्नों में हमें गुण और दोष दोनों बताना है, लेकिन इसमें अनुपात 50-50% का होना चाहिए। तीसरे तरह का जो प्रश्न आता है वो आता है मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी स्पष्ट है
प्रश्न में ये पूछना चाहता है कि इसका मूल्यांकन तत्कालीन मूल्य या सार्वकालिक मूल्य क्या है। दोनों स्थितियों में, जैसे एक उदाहरण अगर हम दें, अगर प्रश्न में यह है कि 1857 के संग्राम में किसानों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो किसानों की भूमिका का मूल्यांकन आप तात्कालिक संदर्भ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तात्कालिक संदर्भ में उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने किस तरह से विद्रोहियों की सहायता पहुंचाई, किस तरह से वो उसमें सम्मिलित हुए, तो या शुरुआत में उनकी क्या भूमिका थी, शुरुआत करने में उनकी क्या भूमिका थी, तो तत्कालीन परिस्थितियों में उनका मूल्यांकन कैसे है यह स्पष्ट है। लेकिन अगर पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए, तब यहां मूल्यांकन जल निकास प्रणाली उस समय एक पूरे विश्व में उत्कृष्ट थी, और आज भी हमारे बहुत से शहरों में उस स्तर की जल निकास प्रणाली नहीं है। तो वहां पर तात्कालिक मूल्यांकन और सार्वकालिक मूल्यांकन आप दोनों संदर्भ में इसको दे सकते हैं। तो यहाँ अगर मूल्यांकन के प्रश्न आते हैं तो मूल्यांकन के प्रश्नों को उनके उपयोगिता के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। और अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाता है तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में हम उसके गुण तो बताएंगे या उसके मूल्य को बताएंगे ही, तत्कालीन संदर्भ में, सार्वकालिक संदर्भ में, अगर जिस संदर्भ में वो पूछा गया है, इसके साथ ही उसकी हानियों को तात्कालिक संदर्भ में जरूर मेंशन करेंगे, मेंशन करना नहीं भूलेंगे। जैसे अगर पूछ लिया पंचशील सिद्धांत की भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। अब पंचशील सिद्धांत निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी है, लेकिन तत्कालीन संदर्भों में अगर चीन के साथ विदेश नीति में देखा जाए तो इसमें कुछ पक्षों को हमें छोड़ना पड़ता है, या कुछ पक्षों, वो भले ही एक आदर्श स्थिति हो, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में, व्यवहारिक स्तर पर आकर के हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो बाद की स्थितियों में चीन के रवैये से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहां मूल्यांकन इसी संदर्भ, आलोचनात्मक मूल्यांकन हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है विवेचना और मीमांसा। विवेचना और मीमांसा अगर प्रश्न में आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, विवेचना कीजिए या मीमांसा कीजिए। अभी विवेचना मीमांसा क्या होता है? विवेचना में स्पष्ट रूप से विवेचना या मीमांसा एक तरह से प्रश्न के बारे में सामान्य जानकारी हमें देनी होती है, लेकिन तार्किक रूप से अगर हम तार्किक और व्यवस्थित रूप से अगर हम किसी प्रश्न में उसकी समस्त जानकारी, जो भी जानकारी पूछी गई है, अगर हम लिखते हैं तो विवेचना मीमांसा है। एक शब्द और बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, विश्लेषण। विश्लेषण करिए। जैसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का आगामी आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विश्लेषण करिए। अब इसका विश्लेषण निश्चित तौर पे क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह का प्रश्न अपने मन में अराइज करते हुए हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसको विश्लेषण के रूप में ही लिखना है। अन्यथा अगर हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव, परिणाम ये सब लिखने लगेंगे तो हमें एक तो हमारी छवि जो हमारी कॉपी से ही एग्जामिनर के सामने जाती है नकारात्मक बनेगी, और अच्छे उत्तर में ये हमारे सहयोग नहीं करेगी, अच्छा उत्तर हमें नहीं मिलेगा। अगला बिंदु है हम लिखें कैसे, प्रस्तुतिकरण हमारा कैसे हो। प्रस्तुतिकरण हमारे उत्तर का ये ऐसा इफेक्ट है जो सबसे पहले एग्जामिनर के दिमाग में जाता है, क्योंकि पहले पन्ना पलटेगा तो आपका उत्तर एक एट ए ग्लांस तुरंत देखेगा पहले पेज पे, और एक छप बननी शुरू हो जाएगी उसकी।
प्रस्तुतिकरण हमारा कैसा हो, किस तरह से हम लिखें। इसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बिंदुवार लिखें या पैराग्राफ बना के लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं या वेन डायग्राम बनाएं। अब अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को बताइए, क्यों ये शुरू हुआ, तो वहां पर आप बिंदुवार नोट लिख सकते हैं, 1 2 3 या इस तरह से आप प्रस्तावना 1-2 लाइन लिख करके बिंदुवार नोट्स में उसको बता सकते हैं कि कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से, क्योंकि एक कारण नहीं कई कारण है। विशेषताएं अगर पूछ लिया तो बिंदु हम लिख सकते हैं। इस तरह से कोई प्रश्न आता है जिसमें पॉइंट देना आवश्यक है तो लिख सकते हैं। उसमें पॉइंट में लिखना फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहेगा और एग्जामिनर को उत्तर पढ़ने में आसानी होगी। वो आसानी से आपके कुछ बिंदुओं को पढ़ करके समझ जाएगा कि आपको प्रश्न की समुचित जानकारी है। लेकिन अगर पूछ लिया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों का आगामी आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विश्लेषण कीजिए। अब विश्लेषण आप बिंदुओं में तो क्या करेंगे नहीं, विश्लेषण करने का मतलब है कि उसके कब, क्या, कैसे, कहां, इस तरह के प्रश्नों में किन आंदोलनों पर प्रभाव पड़ा, कौन कौन से आंदोलन है, किस तरह का प्रभाव पड़ा, कौन कौन से लोग प्रभावित हुए, उस प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत सारी चीजें लिखनी है। तो वहां पर आप पैरा का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिंदु में लिख देंगे, बिंदु में लिखने पर एग्जामिनर पर गलत प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे ने एक विश्लेषणात्मक प्रश्न को, तार्किक प्रश्न को इस तरह से लिखा है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रश्न के विषय में वो ठीक से समझ नहीं पाया है और उत्तर वो सटीक नहीं लिख पाया। अगला है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं किसी प्रश्न में, अगर उत्तर की अनुरूप फ्लो चार्ट बनाते हैं, जैसे कोई प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करिए, तो वहां पर आप फ्लो चार्ट वहां बना सकते हैं। अगला वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, जैसे संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह में, दोनों में जो मुख्य बिंदु हैं, कौन कौन से समानता के बिंदु हैं, कौन कौन से असमानता के बिंदु हैं, उनमें आप फ्लो चार्ट बना करके दे सकते हैं। समानता के बिंदुओं को यहां रख दीजिए, बाकी बिंदु जो अलग अलग बिंदु हैं यहां रख दीजिए। अगला भाषा। भाषा के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए। अगर भाषा अगर हमारी अच्छी, उत्कृष्ट, प्रवाह में नहीं है तो फिर निश्चित तौर पे ये एक आपके उत्तर के लिए बहुत ही आपके मार्क्स के लिए, आपकी सफलता के लिए ये नुकसानदेह होगा। इसलिए अच्छा, अगर हम सफलता जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उत्कृष्ट उत्तर लेखन पर निरंतर लगातार अभ्यास करना जरूरी है।